आज हम लोग देखते हैं मौर्यों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हम लोगों ने कल के क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हमारी स्थिति है कि हम लोग पढ़ेंगे मौर्यों की आर्थिक स्थिति को। तो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि मौर्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आप याद रखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। मौर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आप बताओगे वार्ता। और हमने आपको कल बता रखा था, शायद आप समझ चुके होंगे कि वार्ता किसे कहा जाता है। तो वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन और व्यापार व्यवसाय। अगर हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ दें, मतलब कृषि, पशुपालन और व्यापार व्यवसाय को एक साथ एक शब्द में क्या कहा जाता है? वार्ता कहा जाता है। तो आपने ये चीज़ें समझ लिया। तो सबसे पहली बात आती है कृषि। तो बच्चों आप याद रखिएगा, कृषि मतलब भूमि की बात हमें करना होगा। तो याद रखिएगा कि जो भूमि है, भूमि पर स्वामित्व। तो अगर हम भूमि पर स्वामित्व की बात करें तो हमें याद रखना होगा कि भूमि पर स्वामित्व मौर्यों के काल में दो लोगों का था, मतलब कृषक का भी था और सरकार का भी था, दोनों ही लोगों का था। और अब हमको एक चीज़ और भी याद रखना होगा बच्चों, ये चीज़ देखिएगा, कृषक आज की तरह से ही उस ज़माने में भी समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। समाज का सबसे बड़ा वर्ग आज भी था और उस दौरान भी था। एक और चीज़ है, वो ये है कि कृषक सैन्य कार्यों से मुक्त था, मतलब सेना का कार्य वो नहीं करता था। सैन्य कार्य से वो क्या है? मुक्त है, सैन्य कार्य से मुक्त है। और फिर एक ही आप ये भी जान लीजिएगा, कृषक जो खेती बाड़ी करता था उसके बदले सरकार को एक टैक्स देता था जिसे भाग कहा जाता था। मतलब कृषक खेती के बदले या सरकारी जो भूमियां हैं तो उनके बदले जो वो कार्य करता था तो उसके बदले एक टैक्स देता था, उस टैक्स को भाग कहा जाता था। और भाग कितना था? आप कहोगे सर 1/6 था। लेकिन बच्चों हमें एक बात याद रखना होगा, वो जानते हैं क्या है? ये बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका क्या कहती है? तो आप कहोगे कि मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखता है कि भूमि कर 1/4 था। ये देखो 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। और 1/6 किसके अनुसार? अर्थशास्त्र या कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, आपने ये इतनी चीज़ें जान लिया तो आप याद रखिएगा, कृषक एक और टैक्स देता था जिसे कहा जाता था सेना भक्त कर। सेना भक्त कर। तो अब बच्चों हमको याद रखना है कि ये सेना भक्त कर क्या है। आप कहेंगे कि जब सेना अभियान पर रहती थी या किसी वॉर पे जा रही होती थी तो जिस क्षेत्र से गुजरती थी सेना, उस क्षेत्र का कृषक सेना को चावल और तेल के रूप में कर देता था। चावल और तेल के रूप में कर देता था। समझ गया? तो ये जो चावल और तेल के रूप में कर देना है, मेरे बच्चों आपको ये भी याद रखना होगा कि यही सेना भक्त कर है। और जब सेना भक्त कर प्राप्त कर लेती थी तो कृषकों की ज़मीन की सुरक्षा करती थी। मतलब किसी प्रकार से उनको, उनकी खेती बाड़ी को कहीं से नुकसान नहीं करती थी।
और यहाँ तक कि अपने साथ वह हुक्का, या आप कह सकते हैं जैसे पुराने ज़माने में पिया जाता था, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि चीलम, ठीक है, तो इसका भी वो प्रयोग नहीं करती थी। मतलब राह में वो आग भी नहीं जलाती थी ताकि कृषकों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो, ठीक है। तो इसके बदले वो कृषकों से क्या लेती थी? सेना भक्त कर लेती थी। अब हमको एक चीज़ और लर्न करना है और वो है गोपालक। गोपालक, तो आइए हम जरा देखते हैं कि गोपालक क्या है। तो आप कहिएगा कि सर ये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। गोपालक क्या हैं? सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। ये करते क्या थे? कृषकों की जो फसल होती थी उसको कीट मकोड़ों और पशु पक्षियों से रक्षा करने का कार्य करते थे, ठीक है। गोपालक क्लियर हो गया। और अब बच्चों हमें एक चीज़ और याद रखना है कि सिंचाई के साधन। तो देखिए जहाँ तक सिंचाई के साधन की बात है तो आप याद रखिएगा सिंचाई के साधनों का विकास दो प्रकार से होता था। एक तो निजी मतलब प्राइवेट व्यक्ति करता था, और दूसरा बच्चों कौन करता था? आप कहोगे राजकीय होता था, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता सकते हैं, प्रमाण के रूप में। निजी का तो हम आपको प्रमाण नहीं दे पाएंगे, लेकिन राजकीय प्रयत्नों से सिंचाई की व्यवस्था होती थी। इसके लिए हमारे पास है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और यही जो जूनागढ़ अभिलेख है, हमने आपको इसके पहले ही बताया था, यह भारत का पहला संस्कृत में लिखा जाने वाला अभिलेख है। और यह किसका है? शक शासक रुद्रदामन का है। और इसमें सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी दी गई है। कौन सी झील? सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी दी गई है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक कार्य हमको और करना है कि आप याद रखिएगा अशोक का 7वां स्तंभ लेख ये क्या कह रहा है? तो आप कहेंगे कि सर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों को सुदर्शन झील का क्रमशः निर्माता और विकासकर्ता कहा गया है, लेकिन 7वें स्तंभ लेख में अशोक दावा करता है कि सड़कों के किनारे उसने कुएं खुदवाई हैं, सराय बनवाई हैं, ठीक है, क्लियर। ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों को करने की जानकारी भी वह देता है। हो गई यहाँ तक बातें, आप समझ गए होंगे। और अब हमको एक चीज़ याद रखना है, भूमि का सर्वेक्षण। भूमि का सर्वेक्षण तो हमको याद रखना है बच्चों, भूमि का जो सर्वेक्षण है यह कौन करता था? आप कहोगे एक अधिकारी करता था जिसे रज्जुक कहा जाता था। रज्जुक कहा जाता था, या आप चाहें तो इसे राजुक भी लिख सकते हैं। रज्जुक या राजुक, जो भी आप चाहें, ठीक है, आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो राजुक हो जाएगा और हिंदी में उसे रज्जुक पढ़ा जाता है। रज्जुक का मतलब है कि जो लोग रस्सी लेकर चलते हो अपने साथ। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, इन्हीं रज्जुकों को अशोक क्या कहता है? तो आप कहेंगे कि सर इन्हीं रज्जुकों को अशोक धायमा कहता है। धायमा, जैसे कोई एक बच्चा, कोई माँ अपने बच्चे को किसी धाय माँ को सौंप करके संतुष्ट हो जाती है, अशोक कहता है कि मैं भी, ठीक है, रज्जुकों के हाथों में अपनी जनता को सौंप करके, ठीक है, क्या हूँ? आश्वस्त हूँ कि मेरी जनता को किसी प्रकार का शोषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब हमको एक चीज़ और जानना है, भूदान, ठीक है। तो बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि जैसे आप सामान्यतः जो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, जो गाइड टाइप की किताबें हैं, तो आपको मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए आपका सिलेक्शन रुकता कब है? जब आप अस्त्र विहीन काम करते हैं। मतलब जब आप गाइड टाइप की किताबें पढ़ने लगते हैं, जब आप किसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको लिया और उन्होंने दिया दूसरा का बी, नहीं, ऐसे नहीं होती स्टडी, ठीक है। ये आप अपने ब्रेन में भी नहीं रख सकते, ठीक है।
पहले तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, और जब नॉलेज आपके पास हो जाए तब आप प्रैक्टिस करें। और जहाँ तक अपनी क्लास की बातें हैं, मतलब मेरी क्लास की बातें हैं, तो आप याद रख रहे होंगे कि अब तक आपने बहुत सारे क्लास कर लिए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको जो मैटर दिए जा रहे हैं वह रेयर एंड रेयर है। इवन कि आप कम से कम 20-25 किताबों में भी ये मैटर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इतनी व्यापक मैटर को पढ़ने के बाद आपको क्या चाहिए, आप इसी से क्वेश्चन बना लीजिए। और बच्चों, अगर आपने ऐसा कर लिया और इसकी प्रैक्टिस कर लिया तो आप याद रखिएगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आपका चयन होना ही होना है। अगर आप टॉपर की लिस्ट में नहीं आते तो निश्चय मानिए आपका चयन होना है। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं भूदान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मौर्य लोग भूदान भी करते थे, आप कहेंगे यस सर, करते थे, भूमिका दान करते थे। भूदान मतलब भूमिका दान। ठीक है, तो देखिए ये भूदान किसको करते थे, तो ये पॉइंट बना लो आप। ठीक है, तो आप कह देना कि ब्राह्मणों को करते थे, ब्राह्मणों को करते थे। ठीक है, आज आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राह्मणों को जो भूदान थे, प्राचीन युग से लेकर के पूरे मध्य युग तक बहुत बड़े बड़े भूदान हुए हैं। जो आज दक्षिण भारत के जो मंदिर इतने भव्य हैं वो क्या हैं, तो आप याद रखना कि वह सभी ब्राह्मणों को दिया गया भूदान था। ठीक है, और अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को भूदान देते थे, ठीक है, कौन देता था? राजा देता था। ठीक है, बड़े लोग देते थे, संपत्तिशाली लोग देते थे। तो ये ब्राह्मणों को भूदान क्यों दिया जाता था? दो कार्य के लिए दिया जाता था, शिक्षा के लिए और धर्म के लिए। शिक्षा के लिए भी दिया जाएगा और धर्म के लिए भी दिया जाता था, मतलब धर्म का कार्य करना और शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा किस लिए दिया जाता था? आप कहेंगे उस समय कैश तो दिया नहीं जाता था, ना कैश इतना था, तो आप कह सकते हैं कि सर वेतन के रूप में भी भूभाग दिए जाते थे। क्लियर? और अब हमको तीसरी बात करनी है। ठीक है, वो तीसरी बात क्या है? तो आप कहेंगे भूदान तो राजाओं की रानियों को, सीधे लिखिए रानियों को दिया जाता था। और किसको दिया जाता था? राजकुमारों को दिया जाता था। ठीक है, तो इससे जो आय प्राप्त होती थी उससे जो है ये अपनी वैभव को बनाते थे। क्लियर? और अब हमको एक चीज और याद रखना है, कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के अनुसार जो कृषि है, आप इसकी बातें करिए। तो बच्चों याद रखना, बस केवल दो चीजें याद रखना और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये केवल दो, एक ईख, दूसरा धान और सब्जी। तो आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि निकृष्ट खेती है, निकृष्ट मतलब बुरी खेती है। कौन सी खेती? गन्ने की खेती, ईख की खेती को उन्होंने निकृष्ट माना है। क्यों माना है? क्योंकि यार देखो, इसमें समय भी लगता है, समय साध्य है, और इसमें पैसा भी लगता है, व्यय साध्य है। ठीक है, बहुत पैसा लगेगा, बहुत समय लगता है, लेकिन उन्होंने उत्कृष्ट खेती क्या माना, सबसे अच्छी खेती क्या माना? तो आप कह देना कि सर धान और सब्जियों की खेती को उन्होंने सर्वोत्कृष्ट खेती माना है। बच्चों, हमने कृषि के बारे में आपको बता दिया था, और मेरी समझ में ये आ रहा है कि अभी तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे टैक्स वैक्स बचा हुआ है। ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आपसे हम कहेंगे कि आप अब कुछ भी कर लो। ठीक है, किसी लेवल तक के इम्तहान को आप दे लो। अब आइए हम लोग देखते हैं पशुपालन। ठीक है, और एक बार मैं आपको पुनः याद दिला दूं
चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी आपको दोहरा रहा हूँ बात को, कि बच्चों जब आदमी के पास कोई चीज़ होती है तो वह उसकी कद्र नहीं करता है, जो नहीं होती है उसी को पाना चाहता है। यही तृष्णा है। और अगर आप बुद्ध की भाषा में बात करें तो तृष्णा ही दर्द है, वही मोह है, वही माया है। इसलिए आप याद रखना कि आप मेरा मैटर तैयार कर लेना और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को सजो लेना। जल्द ही आपके एग्जामिनेशन होंगे और उन एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि आप कैसे करते हैं, कितना अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में आपको याद रखना होगा मौर्य जो ग्राम अर्थव्यवस्था है, मौर्य जो ग्राम में अर्थव्यवस्था है, ये जो मौर्य ग्राम अर्थव्यवस्था है इसका सेकेंडरी साधन क्या है? मतलब पहला तो कृषि हो गया, दूसरा क्या है? आप कहेंगे सर पशुपालन है। क्लियर? और अब आपको यहां याद रखना होगा, ठीक है, क्या आप कहेंगे कि पहले शिलालेख में अशोक क्या बोलता है? पहले बृहद शिलालेख में अशोक क्या बोलता है? तो आप कहेंगे जीवों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बात करता है। ठीक है, उनकी हिंसा को रोकना चाहता है। हो गया बात। और आप याद रखिएगा जो 12वां शिलालेख है, 12वां बृहद शिलालेख, इसमें अशोक क्या बोलता है? बच्चों याद रखना, ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ जा रही है। बृहद शिलालेख, इसमें वो कहता है कि मैंने भूमिक की नियुक्ति किया है। अब ये जो ब्रज भूमिक हैं ये करते क्या हैं? आप कहेंगे पशुओं की रखवाली करते हैं, पशुओं की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और पशुओं का पंजीयन करते हैं, रजिस्ट्रेशन, पशुओं का पंजीयन या पशुओं का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। क्लियर? और अब हम लोग पशुपालन में, ठीक है, आप याद रखिएगा कि पशुपालन में आज जो पशु पाले जाते हैं वही पशु उस समय भी पाले जाते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो मैटर नहीं लिया है। ठीक है, कोई चीज़ आपको अलग से नहीं करना है। आज जो पशु है वही मौर्य काल में भी है, व्यापार और व्यवसाय। तो हम लोग व्यापार और व्यवसाय की बातें करें तो बच्चों आप याद रखिएगा कि मौर्यों के काल में व्यापार और व्यवसाय उन्नति पर था। ठीक है, उन्नति पर क्यों था? उन्नति पर व्यापार और व्यवसाय क्यों था? क्योंकि मौर्यों ने व्यापारियों को जोखिम उठाने की परिस्थितियां निर्मित की थी। और जोखिम मतलब खतरा, जोखिम लेने की परिस्थितियां निर्मित कर दिया था। और आप जानते हो ना कि लाभ क्या है? लाभ क्या है? आप कहोगे सर जोखिम उठाने का पुरस्कार है। तो मौर्यों के काल में व्यापारी जोखिम ले सकता था और जो जोखिम नहीं लेगा वो लाभ नहीं पाएगा। क्लियर? तो जोखिम वो कैसे ले सकता था? क्योंकि मौर्यों ने दो व्यवस्थाएं दे दिया था। एक तो बैंकिंग की व्यवस्था दे दिया था और दूसरा वस्तु बीमा दे दिया था। तो मौर्यों के काल में बैंकिंग और वस्तु बीमा की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होगी और वह आसानी के साथ वस्तु की बीमा हो जाने के कारण वह, ठीक है, रिस्की कार्य कर सकता है। तो ये जो बैंकिंग है आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। बैंक मैक्सिमम 15% वार्षिक ब्याज ले सकते थे। लेकिन बच्चों एक बात और है कि जो ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आप कह सकते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर, तो आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि जो ब्याज की दर होनी चाहिए वह विभेदित होनी चाहिए। विभेदित मतलब डिस्क्रिमिनेट होनी चाहिए। तो कैसे विभेदित होना चाहिए? उन्होंने कहते हैं कि जो अमीर आदमी है और जो गरीब आदमी है, ठीक है,
जस्ट आज का उल्टा आपको करना है, ठीक है। आज क्या होता है, इनको सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कौटिल्य कह रहे हैं, अर्थशास्त्र में कह रहा है कि जो अमीर आदमी हो इसको न्यूनतम रेट पर देना चाहिए, न्यूनतम दर पर, ठीक है, ऋण देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है इसे अधिकतम दर पर या रेट पर, ठीक है, ऋण देना चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसी उल्टी बात वो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो गरीब आदमी होता है वह करता क्या है कि उसके अंदर दो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। क्या क्या दो चीज़ें नहीं होती? देखिए, एक तो वो बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, बार्गेनिंग नहीं कर सकता, और दूसरी बात वो एक चीज़ और नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसमें जोखिम उठाने की व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ पर अगर सरकारी पैसा गया या बैंक का पैसा गया है तो पक्का मान लीजिएगा ये पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये डुबा देगा पैसा, और जब ये पैसा डुबा देगा तो सरकार भी डूब जाएगी, एक ना एक दिन सरकार डूबेगी, ठीक है। अब जैसे ये देखिए न्यूनतम, ठीक है, अब अमीर व्यक्ति को अगर आप मैक्सिमम पेमेंट दें, ऋण दें, तो यह जो है करेगा क्या, ठीक है, ये अधिक से अधिक उद्योग लगा देगा, अधिक से अधिक इसको इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि पैसा ही पैसे को क्रय करता है या अर्न करता है, ये जैसा कि आप जानते हैं। पैसे को फ्लो करा करके ही पैसा पाया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, पैसे को लॉक करके पैसे को अर्न नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने 100 रुपया लिया और उसे हमने बक्से में बंद कर दिया 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद तो 100 रुपये का कॉस्ट क्या हुई, ठीक है, लगभग 1 रुपये 10 रुपये के बराबर हो जाएगी। लेकिन अमीर व्यक्ति क्या करेगा, उस पैसे को इतना ज़्यादा फ्लोट करा देगा कि वह बड़े आसानी से, ठीक है, नए रोजगार, नई व्यवस्थाओं को उत्पन्न कर देगा। इसलिए आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि गरीबों को मैक्सिमम ऋण पर दो, जितना निकल सके निकल जाए, ठीक है, अन्यथा वो तो डूबना है ही, ठीक है। और अब हमें एक चीज़ और याद रखना है, और वो क्या है, तो आप याद रखिएगा, लाभ, कैसे हम लाभ कमा सकते हैं, कोई व्यापारी कितना लाभ कमा सकता है, या इसको जानने से पहले आप ये चीज़ ये जान लीजिए कि राज्य का टैक्स क्या था, ठीक है। तो राज्य कितना, व्यापार में कितना टैक्स लेता था, तो आप याद रखिएगा, एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद कर, तो राज्य देसी वस्तु पर और विदेशी वस्तु पर, ठीक है, कितना एक्साइज ड्यूटी लेता था, उत्पाद कर लेता था, तो आप कहेंगे देसी वस्तु पर 4% लेता था और विदेशी वस्तु पर 10% लेता था, ठीक है। सेल टैक्स कितना था, विक्रय कर कितना था, तो आप कहेंगे विक्रय कर 10% था, या 1/10 या 10% था। कौन कहता है, मेगास्थनीज की इंडिका कहती है। और विक्रय कर की चोरी की सजा केवल मौत की सजा थी, मृत्युदंड मिलता था अगर विक्रय कर की चोरी की गई है तो, क्योंकि यह देशद्रोह था। और मौर्यों में, ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए माफ़ी है, लेकिन देशद्रोह के लिए आपको कभी भी माफ़ी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि उस समय देश ही राष्ट्र था, अरे देश ही, ठीक है, ईश्वर था। और अब हम लोग देखते हैं विदेशी व्यापार, तो आप याद रखिएगा, या एक पॉइंट हमारा छूट रहा था, व्यापारिक लाभ कैसे पाता था, व्यापारिक लाभ। तो आप याद रखिएगा, व्यापारियों को निर्देश दिया गया था कि देसी वस्तु के विक्रय से वह 5% का लाभ ले सकता है, ठीक है, देसी उत्पादित वस्तुओं से वह 5% लाभ ले सकता है। लेकिन अगर वो विदेशी वस्तु है, विदेश में उत्पादित वस्तु है, तो उससे वो 10% का लाभ कमा सकता था। क्लियर? और अब हमको देखना है कि जब हम विदेश की बात कर दिए, तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि जो विदेशी व्यापार है वह कितनी बंदरगाहों से होता था। तो देखिए, ये जो विदेशी व्यापार है वह मुख्यतः 2 बंदरगाहों से होता था,
2 बंदरगाहों से होता था, मतलब पोर्ट से होता था। ये 2 बंदरगाह कौन कौन हैं? आप कहोगे कि सर एक तो पूर्व में है, पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर, या आप कह सकते हैं उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में, तो वो है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति है, क्लियर। और एक पश्चिमी तट पर है, तो पश्चिमी तट पर है भड़ौच या भृगु कच्छ या सोपारा कर लीजिएगा, सोपारा कर लीजिएगा, क्लियर। तो ये जो ताम्रलिप्ति का बंदरगाह है, इसको आप हाईलाइट करिए, पूछेंगे क्वेश्चन आपसे। ताम्रलिप्ति से जो व्यापार किया जाता था वह कहाँ को किया जाता था? आप कहेंगे श्रीलंका को या सिंघल को किया जाता था, सिंघल या श्रीलंका को किया जाता था। और कहाँ किया जाता था? आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, यह व्यापार किया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या है? वही इंडोनेशिया और उसके जो द्वीप हैं आज, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और कंबोडिया के हिस्सों को दक्षिण पूर्व एशिया में रखा जाता है। तो यहाँ से ये करते थे, मतलब मसाला यहाँ से लिया करते थे, क्लियर। अब जो पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है, भड़ौच या भृगु कच्छ या सोपारा, यहाँ का जो व्यापार है वो पश्चिम एशिया के साथ था, पश्चिमी एशिया के साथ था। और कहाँ को था? आप कहेंगे सर यह अफ्रीका को भी था। और कहाँ को था? यह दक्षिण यूरोप को भी था, यूरोप को था। तो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप को था। तो आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि यह क्या क्या लेके जाते हैं। या एक शब्द में हम अगर बात कर लें कि भृगु कच्छ या सोपारा से जो जहाज़ें निकलती थी मौर्यों की, वो कहाँ तक जाती थी? आप कहेंगे सर लाल सागर तक जाती थी, रेड सी तक जाती थी। और रेड सी से फिर वो रूट, लैंड रूट का प्रयोग करती थी, स्थल मार्ग का प्रयोग करती थी, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि मौर्यों की जहाज़ें सीरिया को जाती थी, यूनान को जाती थी, सीरिया और यूनान को जाती थी। यहाँ थोड़ा सा बात आप लिख लीजिएगा, वो है कि नियार्कस कहता है कि मौर्य व्यापारी यूनान की बाजारों में मुक्ता बेचने आते हैं, और मुक्ता बेचने के लिए आते हैं। मुक्ता क्या है? आप कहेंगे माला, मोती की माला। अब सीरिया में नियार्कस कहता है कि सीरिया में मौर्यकालीन लोहे की सर्वाधिक मांग थी, लोहे से बनी तलवारों की मांग थी, तलवारों की मांग थी। लेकिन यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सीरिया में मौर्यकालीन लोहे को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे सर उटज कहा जाता था, उटज, ये उ लिखा हुआ है, उटज, ठीक है, उटज के नाम से जाना जाता था। और अब हमको एक चीज़ और भी देखना है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आप कहेंगे वस्त्र उद्योग इनका मुख्य व्यवसाय है। तो आइए देखते हैं, वस्त्रों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं। तो देखिए, जो इनके वस्त्र हैं उसमें दुक्कल वस्त्र जो है ये महत्वपूर्ण है। इस दुक्कल को आपकी कुछ किताबों में दुकुल भी लिखा होगा, दुकुल। तो ये दुकुल क्या होता है? आप कहेंगे सफ़ेद और चिकना वस्त्र, सफ़ेद और चिकना जो वस्त्र है उसी को दुकुल कहा जाता था मौर्य डायनेस्टी में। कहाँ लिखा है? अर्थशास्त्र में लिखा है। छौम एक वस्त्र था, छौम। अब ये छौम क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह रेशमी वस्त्र है, ठीक। और अब एक चीज आपको और याद रखना है, कौशेय, कौशेय कैसा वस्त्र है? आप कहेंगे चीनी रेशम से बना हुआ वस्त्र है, रेशम से बनने वाला वस्त्र है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा
ये चीज़ याद रखिएगा। नेपाल का कंबल यह बहुत ज़्यादा आंतरिक और वैदेशिक मांग थी, ठीक है। और अब इसके साथ साथ हमको विदेशी व्यापार अगर हम जान गए तो हमको अब आंतरिक व्यापार भी जानना होगा, मतलब देश के अंदर कैसे व्यापार हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, देश के अंदर या आंतरिक व्यापार करने के लिए 4 प्रकार की सड़कें थी। जिसमें सबसे बड़ी सड़क उत्तरापथ थी। ये चीज़ आपको पढ़ना है और शेष आप चाहें तो भूल जाएं। उत्तरापथ है। अब यही जो उत्तरापथ है ये मौर्यों द्वारा निर्मित है। यही उत्तरापथ सुल्तान शेरशाह सूरी ने सड़क-ए आजम के नाम से विकसित किया है। सड़क-ए आजम के नाम से विकसित किया। और बच्चों एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि वर्तमान में यही सड़क ऑकलैंड के काल से ही ऑकलैंड ने इस सड़क-ए आजम को या उत्तरापथ को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विकसित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विकसित किया था, ठीक है। आज भी ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। और हमें याद रखना है कि ये जो 4 मार्ग हैं ये कौन कौन थे। तो आप कहेंगे एक तो है सर श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जाता है। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जाता था। क्लियर? जब आपको मैपिंग कराया जाएगा तो वहाँ आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा भड़ौत से ताम्रलिप्ति को जाता था। भड़ौत से ताम्रलिप्ति को जाने वाला ये मार्ग था। और एक तीसरा जो मार्ग है वह सिंध से पाटन को जाता था। सिंध से पाटन को जाता था। इसी को हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यही उत्तरापथ है। क्लियर? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा तो आप कहेंगे ईरान से आने वाले घोड़े यहीं इसी मार्ग से लाए जाते थे। ईरान से आने वाले घोड़े सिंध के बारीबारकम बंदरगाह पर जब इसे उतारा जाता था तो फिर ये कहाँ आता था? ये पाटलिपुत्र आते थे। मतलब घोड़े बारीबारकम बंदरगाह पर उतारे जाते थे और वहीं से ये पाटलिपुत्र को आते थे। अब हमको अंतिम जो मार्ग है दिखाना है वो है पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला मार्ग, मतलब ताम्रलिप्ति से भड़ौत जाने वाला मार्ग। ताम्रलिप्ति से भड़ौत को जाने वाला मार्ग, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इससे भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह पूर्वी बंदरगाह को पश्चिमी बंदरगाह से जोड़ रहा है। और इसमें एक खास बात याद रखिएगा कि इस मार्ग पर अगर किसी प्रकार की लूटपाट हुई तो उस लूटपाट की क्षतिपूर्ति सरकार करती थी। तो ये आपने देखा। और अब हमारे सामने एक बात और आता है, और वो क्या है? तो आप कहेंगे व्यापार करता कौन था? तो आप कहेंगे सर व्यापारिक, हेडिंग डाल दीजिएगा, व्यापारिक संगठन। तो व्यापार कौन करता था? व्यापारिक संगठन करते थे। और व्यापारिक संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणियां कहा जाता था। श्रेणियां या गिल्ड कहा जाता था, गिल्ड्स कहा जाता था। और ये श्रेणियों का अपना कानून था या नियम था। और इस कानून को क्या कहा जाता था? श्रेणी धर्म कहा जाता था। ये भी आपने कर लिया। और श्रेणियों का जो हेड होता था, प्रधान होता था, श्रेणियों का जो प्रधान था वह ज्येष्ठक कहा जाता था। क्लियर हो गया? और अब श्रेणियों का अपना न्यायालय था जिसका प्रमुख महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय। अब जो श्रेणी न्यायालय है इसका जो हेड है, मुख्य न्यायाधीश है, वह महाश्रेष्ठिन है। आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है, वो ये कि राज्य भी श्रेणियों के कानून में हस्तक्षेप नहीं करता था।
राज्य भी सामान्य स्थितियों में श्रेणियों के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। दूसरी तरफ श्रेणियां का अन्य कार्य क्या था? अन्य कार्य व्यापार का तो कार्य करती थी, उत्पादन का तो कार्य करती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी क्या करती थी, और क्या कार्य करती थी? आप कहेंगे सर बीमा और बैंकिंग का काम करती थी। आज भी होता है, बीमा और बैंकिंग का कार्य करती थी। और श्रेणियां सेना भी रखती थी, और राजा या सम्राट आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेना का प्रयोग कर सकता था। अब आपसे पूछ देगा श्रेणी संकट क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रेणी संकट क्या है, तो आप कहेंगे जब श्रेणी का कोई सदस्य नहीं, कोई जाति ही अगर अपना मूल पेशा बदल जाए तो उसे श्रेणी संकट कहा जाता है। व्यक्ति गया तो कोई बात नहीं, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन कुम्हार मान लीजिए अगर है और कुम्हारों ने कुम्हारी का काम छोड़ दिया, ठीक है, और वो दूसरा काम अपनाने लगे या करने लगे, तो यही श्रेणी संकट है। अब हम लोग देखेंगे उद्योग धंधे, मौर्यों के काल में उद्योग धंधे। तो आप याद रखिएगा जो मौर्यों के काल के उद्योग धंधे हैं, ठीक है, यह मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलते हैं। जैसे आज मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलते हैं, मतलब आज भी क्या होता है, दो प्रकार के उद्योग हैं, एक निजी है और दूसरा सरकारी या राजकीय है या सार्वजनिक है, राजकीय है, ठीक है, राजकीय उद्योग। तो देखिए जो राजकीय उद्योग होता है इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। राजकीय जो उद्योग होते हैं इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण का कार्य करना। वो अलग की बात है कि इसको आज मिस इंटरप्रेटेड किया जाता है। तो लोक कल्याण का कार्य करना ये राजकीय उद्योगों का कार्य है। और निजी उद्योगों का कार्य क्या है? आप कहेंगे लाभ अर्जित करना। तो जब ये लाभ अर्जित करेंगे तो इसी लाभ पर जो टैक्स लगेगा वह टैक्स कहां पर जाएगा? ठीक है, राज के पास जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखा कि मौर्य जो अर्थव्यवस्था है यह मिक्स्ड इकोनॉमी पर है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर आपको निजी पौरुष का भी सम्मान था और सरकारी उद्यमों को भी, ठीक है, उनके साथ चलने की अनुमति दी गई थी। क्लियर हो गया? और अब हमको एक तथ्य और याद रखना है, ठीक है, और वो है सभी उद्योग को नियंत्रित कौन करता था? सभी उद्योगों को नियंत्रित करने वाला, चाहे वो निजी हो या राजकीय। तो आप कहेंगे सर एक मिनिस्टर था कर्मांतिक, कर्मांतिक नामक एक मंत्री था, उसी के यह अधीन था। क्लियर हो गया? और आप याद रखिएगा बहुत बड़ी चीज, ये देखिए दस्तकार, दस्तकार या शिल्पकार या शिल्पी, शिल्पकार। तो बच्चों याद रखना दस्तकार और शिल्पकार ये मौर्यों द्वारा सुरक्षित थे, मौर्य प्रशासन द्वारा सुरक्षित थे। अगर इनके हाथ और आंख पर क्षति पहुंचाई गई है तो इसकी सजा केवल मौत होगी। मतलब दस्तकारों और शिल्पकारों को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। ठीक है, और यदि आपने किसी दस्तकार और शिल्पकार की किसी वस्तु को चोरी कर लिया है तो आपको याद रखना होगा कि अर्थदंड तो लगाया ही जाता था लेकिन हाथ भी काट दिए जाते थे। इसका मतलब यह है कि दस्तकार और शिल्पी इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व था। और अब हम देखते हैं खान। खान मतलब माइंस, माइंस। तो हमको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि यह राज्य द्वारा संरक्षित उद्योग है। ठीक है, और इसमें चोरी करने पर भी कठोर दंड दिया जाता था। हो गया? और अब हमको ये भी याद रखना है कि जलपोत उद्योग, जलपोत उद्योग, तो जलपोत उद्योग भी एक बड़ा उद्योग था। ठीक है ना? अब ये जो जलपोत उद्योग है इसका निरीक्षक कौन था? आप कहेंगे सर नवाध्यक्ष नाम का एक अधिकारी था। नवाध्यक्ष,
नाम का एक अधिकारी था जो जलपोतों का प्रबंधक था, वही जलपोतों का निर्माण कराता था। लेकिन आप याद रखिएगा कि नवा अध्यक्ष ही बीमा और बैंकिंग को भी संचालित करता था। फिर से ध्यान दीजिएगा, नवा अध्यक्ष ही बीमा और बैंकिंग को भी संचालित करता था। अब एक छोटी सी बात आती है, जब आर्थिक स्थिति की बात चल रही है तो बाट की बात तो आनी ही चाहिए। बाट मतलब वेट एंड मेजरमेंट, बाट और माप। तो हमारे सामने सबसे जो छोटी बात आ रही है, पहली बात आ रही है कि सबसे छोटा बाट क्या है। सबसे छोटा होना चाहिए था। सबसे छोटा बाट क्या था? तो आप कहोगे कि सर सुवर्ण मासक था। सुवर्ण मासक ये मौर्यों के काल का सबसे छोटा बाट है। और एक सुवर्ण मासक, 1 सुवर्ण मासक इक्वल टू होता था 5 गुंजा का बीज। गुंजा का बीज। अब ये गुंजा क्या है? तो आप कहेंगे इमली की तरह से, ठीक है, एक बीज है, क्लियर, उसको गुंजा कहा जाता है। तो 5 गुंजा बराबर 1 सुवर्ण मासक था। और अब हमारे सामने एक चीज और आता है कि सबसे छोटा वाट तो हमने ये देखा, सबसे बड़ा वाट क्या था? तो आप कहोगे कि सबसे बड़ा वाट कुंभ था। क्लियर? तो अब हमको यहां ये भी याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, 16 सुवर्ण मासक, सुवर्ण मासक इक्वल टू था 1 कर्स, 1 कर्स था। क्लियर? और अब 4 कर्स बराबर 1 पल होता था। 4 कर्स बराबर 1 पल था। क्लियर हो गया? और अब हमको एक चीज और याद रखना है, और वो है 16 पल बराबर 1 आयमानी था। 16 पल बराबर 1 आयमानी था। ये सब क्या है? बाट है। इसके अतिरिक्त हम लोग आज भी कहते हैं अढ़ैया, ठीक है, अढ़ैया पौवा। तो उस समय अढ़ैया को आढ़क कहा जाता था। आढ़क और प्रस्थ, ठीक है, ये सब भी, ठीक है, माप की इकाइयाँ थी। और अब भूमि माप, ये माप। तो अगर हम माप की बात करें, तो भूमि माप की अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा, भूमि माप के लिए जैसे हम लोग आज स्केल करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार उस समय भी था। तो भूमि माप की जो इकाई है वह छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वह है परमाणु। परमाणु, ठीक है। और 8 परमाणु, ये सबसे छोटी इकाई है। 8 परमाणु बराबर क्या होता था? आप कहेंगे 1 रथ चक्र विपुट होता था। 1 रथ चक्र विपुट होता था। क्लियर? और 8 रथ चक्र विपुट इक्वल टू क्या होता था? 1 लिच्छा होता था। 1 लिच्छा माप की इकाई है, ठीक है। और 8 लिच्छा बराबर क्या था? आप कहेंगे यू का मध्य था। सड़कों की माप यू का मध्य था। और जो सड़कों की माप की जाती थी वह यू का मध्य में की जाती थी। लेकिन माप की सबसे बड़ी इकाई योजन थी। योजन, ठीक है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि गिद्धराज 16 योजन देखा करते थे, ठीक है। और अब इस बात के बाद हमारे सामने एक चीज और आता है, और वो है मुद्रा। तो मुद्रा की अगर हम बात करें तो मौर्य काल की जो प्रमुख मुद्रा है, मुख्य मुद्रा है, वह क्या है? आप कहेंगे सर, ठीक है, चांदी। ये हाईलाइट कर लीजिएगा कि मौर्यों की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी। आप कहेंगे सर चांदी पर टिकी हुई थी, ठीक है। और ये देखिए, मौर्यों की जो मुद्रा है उसको आहत मुद्रा कहा जाता था, या आप कह सकते हैं कि पंचमार्क कहा जाता था। ये देखिए पंचमार्क, ठीक है। आहत मतलब घायल, पंच मतलब उकेरना, दबाना।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिक्के हुआ करते थे, आहत सिक्के हुआ करते थे, इस पर आकृतियाँ खुदी होती थी, इसीलिए इसे आहत मुद्रा कहा जा रहा है। और इस पर किसका किसका चित्र बनता था, खुदा होता था? तो आप कहेंगे पहाड़ी का बनता था, अर्ध चाँद का बनता था, ठीक है, और किसका बनता था? तो आप कहोगे कि सर स्वास्तिक का बनता था, स्वास्तिक, ठीक है। और किसी का बनता था तो आप कहेंगे सर मोर, मोर का भी चिन्ह बनता था। और मौर्यों का राज की चिन्ह क्या है? मौर्यों का राज की चिन्ह मोर ही है। और यह चिन्ह कहाँ उकेरा गया है, किस अभिलेख पर उकेरा गया है, ये भी आपसे पूछ देंगे। आप कहिएगा सर लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है, उसी स्तंभ लेख पर मोर की आकृति खुदी है। और इसी को देखने के बाद इतिहासकार ग्रून ब्रेडल ने मोर को मौर्यों का डायनेस्टिक एम्बेलम या राज की चिन्ह बताया था, ठीक है। अब चांदी के सिक्के को मौर्यों के काल में क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था, ठीक है। चांदी के सिक्के को मौर्यों के काल में पण कहा जाता था, ठीक है। और अब हमारे सामने एक बात और आती है, और इससे जो छोटा सिक्का होता था उसे रूपक कहा जाता था, रूपक, क्लियर। और आज रूपक, आज क्या है? रुपया है। लेकिन याद रखिएगा रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग शेरशाह सूरी ने 1540 में किया था। शेरशाह सूरी ने 1540 में किया था, क्लियर हो गया। और अब एक चीज और आता है, तांबे के सिक्के को मासक और कांकड़ी कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मासक और कांकड़ी कहा जाता था। आप इसे पढ़ चुके हैं कि कांकड़ी सिक्के का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के किस अभिलेख पर है, ठीक है। और अब हमको एक चीज़ और दिखाना है कि क्या कोई निजी व्यक्ति या कोई व्यापारिक संगठन अपने नाम से रुपया जारी करा सकता था? आप कहेंगे यस सर, कोई भी व्यापारिक संगठन, ठीक है, अपना निजी सिक्का जारी कर सकता था। शर्त यह है कि उसने प्रभार चुकता किया हो। अब ये प्रभार क्या है? आप कहेंगे सिक्के के मुद्रांकन के समय, ठीक है, दिया जाने वाला टैक्स, ठीक है। और ये टैक्स कितना लिया जाता था? 13.5% दिया जाता था, क्लियर। मतलब अगर आप 1 लाख का मुद्रा बनवाते हैं तो उसमें से 13,500 रुपया ये कट जाएगा, ठीक है। और अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, और वो अगर आपसे पूछा जाता है कि राजकीय आय व्यय, राज्य का जो खर्च है वो चलता कैसे था, तो आप कहेंगे कर से चलता था, कर या टैक्स से चलता था। मतलब राज्य का जो खर्चा था वो कैसे चलता था? टैक्स से चलता था। हाँ, एक चीज़ मुझसे भूल हो गई, वो छूट गया। आप सिक्कों में एक मैटर आप याद रखिएगा, जो टकसाल होता है जहाँ पर सिक्के बनते थे, उसके प्रमुख को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और एक चीज़ और, सिक्कों के रूप का जो निर्धारण करता था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। सिक्कों के रूप का, देखिए ये रूप दर्शक लिखा है, रूपा जीवा नहीं लिखा है। रूपा जीवा तवायफ हो जाएगी, बेस्या हो जाएगी। ये रूप दर्शक है, सरकार का बड़ा अधिकारी है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं राजकीय आय व्यय कैसे होता है। आप कहेंगे टैक्स से चलता था, ठीक है, मतलब करारोपण से जो आय प्राप्त होती थी उसी से राज्य का कर चलता था। तो इसमें कौन कौन से कर हैं? तो मौर्यकालीन कर, हेडिंग डाल दीजिएगा। एक है दुर्ग। तो दुर्ग कैसा टैक्स है? आप कहोगे कि जो सर नगरों से प्राप्त आय होती थी उसी को दुर्ग कहा जाता था। इसका मतलब गांव से जो आय प्राप्त होती थी उसको राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र कैसा टैक्स है? आप कहेंगे सर ग्राम से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होती थी उसे कहा जाता था। फिर सीता क्या था? आप कहोगे कि सर सीता सरकारी भूमि पर अगर कोई कृषक खेती करता है
तो उसे सीता नाम का कर देना पड़ता था। बाद में हम लोग चल करके 1-2 दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो अधिकारी था वो सीता अध्यक्ष था। ठीक है, मतलब राज की भूमि पर खेती करने वाले लोगों को या कृषकों को जो टैक्स देना पड़ता था उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, निजी भूमि पर खेती करने वाले लोगों को जो कर देना पड़ता था उसे भाग कहा जाता था। ठीक है, और ये कितना दिया जाता था? 1/6। एक और कर आता है उतराई। उतराई, तो उतराई कैसा कर है? नदियों को उतरने पर, नदियों के पार करने पर, इस पार से उस पार जाने पर एक टैक्स लगता था, उसे उतराई कहा जाता था। खनी, खनी क्या था? खानों से पर लगने वाला टैक्स था। और सेतु क्या है? आप कहेंगे कि सर सेतु, वैसे नाम से देखिए कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रहा है कि सेतु का मतलब पुल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेतु यहाँ पर कैसा कर है? आप कहेंगे फल, फूल, ठीक है, और सब्जियों के रूप में सरकारी अधिकारी जो टैक्स लेते थे वही सेतु कहा जाता था। मतलब फल, फूल और सब्जियों के रूप में लिया जाने वाला टैक्स सेतु था। ब्रज, पशुपालन पर लगने वाला जो कर है वो है ब्रज। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं तटकर, सीमा शुल्क। तटकर, तो देखिए जो तटकर होता है वो 2 प्रकार का था। ठीक है, एक था निर्यात और दूसरा है आयात। तो तटकर मतलब निर्यात और आयात 2 चीज होता है। तो अब मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र लिखती है वह क्या लिखता है? इसको कहता है निष्क्राम में। निष्क्राम में कर क्या है? और आयात कर को क्या कर लिखती है वो? तो आप कहेंगे कि सर आयात को प्रवेश कर कहती है। प्रवेश कर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिया गया है। ये तो नहीं पता है कितना लिया जाता था, लेकिन याद रखिएगा कि प्रवेश कर मतलब विदेश से आने वाली जो वस्तु हैं उस पर 20% का कर भी देना होता था। और पार्श्व कर क्या है? आप कहेंगे अतिरिक्त आय पर, अतिरिक्त टैक्स मतलब सरप्लस इनकम पर सरप्लस टैक्स जो लगता था उसी को कहा जाता था पार्श्व। और एक और है प्रणय। तो प्रणय आप जानते ही हैं। प्रणय वैसे तो देखने से क्या लग रहा है? विवाह लग रहा है। नहीं, ये प्रणय क्या है? ये आपातकालीन कर है। जब देश किसी विपदा में हो तो जो कर वसूलता था उसे प्रणय कहा जाता था। और इसकी सीमा क्या है? इसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, और अब एक और आता है पंजीकरण पर भी टैक्स लगता था। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। तो कैसा रजिस्ट्रेशन है? तो आप कहेंगे कि सर जन्म और मृत्यु पर लिया जाने वाला टैक्स, ठीक है, वो पंजीकरण टैक्स है। ठीक है, फिर आप कहेंगे परहीनक क्या है? परहीनक, तो आप याद रखिएगा खेतों पर पशुओं द्वारा पहुंचाई गई हानि के बदले लिया जाने वाला दंड है परहीनक। ठीक है, और आपने देखा है कि हमने मौर्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बहुत व्यापकता के साथ आपके बीच में शेयर कर दिया है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर मेहनत करेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत वाइड टॉपिक था और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, वैसे हम अभी एक टॉपिक लेंगे जिसकी हेडिंग हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल के क्लासेस में नहीं होगा। जब वो मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी तब होगा, और वो होगा मौर्य साम्राज्य की शब्दावलियाँ। और वह शब्दावलियाँ जिसको तैयार हो गई वह कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।